वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का नर्सिंग मीडियम यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक फ्लूइड्स के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स हैं क्योंकि हम लोग क्लिनिकल्स में इन फ्लूइड्स को यूज करते हैं। पेशेंट को आईवी लाइन से एडमिनिस्टर किए जाते हैं। उससे भी पहले इन फ्लूइड्स को स्टडी करने से पहले आपको ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है हमारी सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एंड ऑस्मोलैरिटी। तो दोस्तों, सॉल्यूट्स क्या होते हैं? सॉल्यूट्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम पानी में नमक को घोलते हैं तो नमक क्या है? सॉल्यूट। जो चीज, कोई भी ऐसा पार्टिकल जो किसी में डिसॉल्व किया जाता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। अब सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं किसी भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल पानी, अगर हम नमक और पानी को मिक्स कर रहे हैं तो जो पानी है वो क्या है? हमारा सॉल्वेंट। अब आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जाएगा तो एंड रिजल्ट, जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो क्या बनेगा? उस चीज को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। किसी भी चीज का घोल है जो वो सॉल्यूशन है। अब आता है ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी है कि किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला जा रहा है पर केजी, कितना है उसका, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट में कितनी है, दैट इज कंसिडर एज, उसको हम ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद इन सब चीजों से भी ऊपर, इन सब चीजों से भी इंपॉर्टेंट एक चीज है, अगर हमने फ्लूइड, ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सलाइंस पढ़ने हैं, दैट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्मोसिस में होता क्या है? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है। ऑस्मोसिस में जो फ्लूइड्स की, जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो कैसी होती है? फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे एक बीच में मेम्ब्रेन होती है और इधर कॉन्सेंट्रेशन कम है और इधर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ये यहां से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे हम? ऑस्मोसिस। जब पार्टिकल्स लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जब मूव करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो चुका है कि ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन एंड ऑस्मोलैरिटी क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्लूइड्स की तरफ, जो कि सबसे पहला है आइसोटोनिक फ्लूइड। तो आइसोटोनिक सलाइंस हम पढ़ने जा रहे हैं। आइसोटोनिक सलाइन करने से पहले भी एक उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि उस चीज के बेसिस पे ही हम इन तीनों फ्लूइड्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा ब्लड है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है, सीरम लाइक हमारी उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू कितनी है, दैट इज 285 टू 295 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। तो मिली ऑस्मोल्स पर केजी पर लीटर के हिसाब से हम इसको कंसीडर, दिस इज अ नॉर्मल वैल्यू, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अगर हमारी जो ब्लड की सीरम ऑस्मोलैरिटी है वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में आती है तो उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। और ये वैल्यू हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे अगर देखो इसकी वैल्यू, आइसोटोनिक सलाइंस जो होते हैं इनकी ऑस्मोलैरिटी इन दो वैल्यूज के बीच में आती है। अब जो हाइपोटोनिक सलाइंस हैं उनकी वैल्यू इस वैल्यू से कम जाएगी, 285 से कम रहेगी, और जो हाइपरटोनिक सलाइन है उनकी वैल्यू 295 से इंक्रीज रहेगी। दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट कि जो फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी है उसकी ऑस्मोलैरिटी हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी से कितनी, कैसी है, उससे कंपेयर करेंगे। एक स्टैंडर्ड है, चलो उससे कंपेयर करेंगे तो वो कितनी है, कम है तो हाइपो, इक्वल है तो आइसो, एंड ज्यादा है तो हाइपरटोनिक सलाइंस। अब आइसो और टॉनिक क्या है? आइसो को सबसे पहले आपको बताऊंगी, मैंने पहले भी मैं बता चुकी हूँ। आइसो मतलब इक्वल, सेम, बराबर, ठीक है। और टॉनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन, उन चीजों की कॉन्सेंट्रेशन, किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन क्या है? ये आइसोटोनिक सलाइन है, मतलब कि
इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड की हमारे ऑस्मोलैरिटी सेम रहेगी। अब इन आइसोटोनिक सलाइंस में होता क्या है, इनमें कोई भी वाटर मूवमेंट नहीं होती, और इनसाइड द सेल, दिस इज द इनसाइड द सेल इंट्रासेल्यूलर एंड दिस इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक आउटसाइड द सेल, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, मतलब इनसाइड द सेल और आउटसाइड द एक्सटर्नल सेल में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है। आइसोटोनिक सलाइंस में वो इक्वल रहेगी। अब अगर हम बात करें तो हम ये सलाइंस कब देते हैं, आइसोटोनिक सलाइन किस किस कंडीशन में दिए जाएंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं आइसोटोनिक सलाइन के। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो वी हैव फ्यू एग्जाम्पल्स इन आवर क्लिनिकल्स। फर्स्ट वन इज हमारा 0.9% सलाइन, सेकेंड इज हमारा आरएल रिंगर लैक्टेट, और उसके बाद आता है हमारा 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। और इसको हम आइसोटोनिक तब तक बोलते हैं जब तक ये हमारे बैग में है, मींस जो आईवी बैग आता है, जब तक ये सलाइन उस बैग में है तब तक ये आइसोटोनिक सलाइन है। जब ये हमारे आईवी लाइन में हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा उस वक्त ये आइसोटोनिक नहीं रहेगा, उस केस में ये हाइपोटोनिक होगा। वो मैं आपको बताऊंगी क्यों। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 5% डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज इन वाटर है, वो एक आइसोटोनिक सलाइन है। आइसोटोनिक वो कब तक था, मैंने आपको ये कहा कि जब तक वो बैग में है तब तक वो आइसोटोनिक है, लेकिन जब हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं आईवी लाइन के थ्रू तब वो क्या सलाइन क्या बन जाता है, हाइपोटोनिक। अब मैं ये चीज बताऊंगी वो हाइपोटोनिक क्यों बनता है। देखिए, जैसे ही हमने सलाइन एडमिनिस्टर किया, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर सलाइन एडमिनिस्टर किया, तो जो हमारी बॉडी है वो क्या करेगी, इस डेक्सट्रोज को यूटिलाइज करेगी, मतलब मेटाबोलाइज कर लेगी। जब वो हमारा डेक्सट्रोज मेटाबोलाइज हो गया, पीछे बचा क्या, अकेला वाटर। जब अकेला वाटर बच रहा है, दैट इज अ हाइपोटोनिक सलाइन, दैट इज हाइपोटोनिक सलाइन। और हाइपोटोनिक सलाइन क्या करेगा, फिर से वही सेल को साइज इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उससे सेल स्वेलिंग होगी, एडिमा हो रहा है पेशेंट को उससे। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड कि ये जब बैग में है तब ये आइसोटोनिक है, और जब ये हमारा एडमिनिस्टर कर रहे हैं तब ये हाइपोटोनिक है। इस चीज को क्लियरली याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको इंडिकेशंस कि किस किस कंडीशंस में हम लोग आइसोटोनिक सलाइंस को एडमिनिस्टर करते हैं या फिर आइसोटोनिक सलाइंस हैं जो दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी कंडीशन जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें हमारा जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है, अगर उसका लॉस हुआ है, अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का लॉस हो रखा है, अब इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कब कब लॉस होगा, इन केस ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया, जैसे वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, या फिर अगर पेशेंट का सर्जरी हुआ है कोई, तो सर्जरी हुआ है पेशेंट का, या फिर पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, दीज आर द कंडीशंस जब पेशेंट का जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो डिक्रीज होगा। अब ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट का एक्स्ट्रा सेल्यूलर डिक्रीज हुआ है, तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बीइंग अ नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट वी नीड टू इंक्रीज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ऑफ द पेशेंट। और उसके लिए एक ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम क्या करेंगे, आइसोटोनिक सलाइंस एडमिनिस्टर करेंगे। हम आइसोटोनिक सलाइंस में हम क्या देते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि रिविजन भी साथ साथ में होता रहे। हमारा आरएल देंगे, हमारा 0.9% सलाइन देंगे। तो ये जो है हमारे आइसोटोनिक सलाइंस। दिस इज ऑल अबाउट द आइसोटोनिक सलाइंस। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे हमारे हाइपोटोनिक सलाइंस। तो दोस्तों, अभी हमने जस्ट फिनिश किया है आइसोटोनिक, तो नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मीन्स, हाइपो मतलब लेस, कम, मतलब किसी चीज से थोड़ा, और टोनिक मीन्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, किसी सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है। अब इस हाइपोटोनिक जो सलाइंस हैं, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हमारे ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन से कम रहती है। ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने। अब इसमें होता क्या है
हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो कहाँ होती है, हमारे इनसाइड द सेल एज कंपेयर टू आउटसाइड द सेल। मतलब जब अगर हम ये वाले सेलाइंस देंगे तो इसमें क्या रहेगा, जो सेल है वो सेल का साइज बड़ा होगा, इनसाइड जो कॉन्सेंट्रेशन है पार्टिकल्स की वो एज कंपेयर टू आउटसाइड वो ज्यादा होती है। इनसाइड ज्यादा होंगे, इनसाइड मोर और आउटसाइड लेस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम आइसोटोनिक सलाइन। क्यों बाकियों से उससे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, हमारे इनसाइड द सेल है एज कंपेयर टू आउटसाइड द सेल। जो हमारा सेल का अंदर वाला पार्ट है वहां पे कॉन्सेंट्रेशन है जो हमारे सॉल्यूट्स की वो ज्यादा है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मतलब उनकी जो घनत्व है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल के बाहर। तो ये चीज बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। अब हम बताते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए जब हम ये देंगे तो जो वाटर है, जो वाटर है वो क्या करता है, जो मूव करता है, इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन है हमारे पास गिवन सॉल्यूशन, उसमें जो वाटर है वो मूव करेगा हमारे सेल के अंदर। ये सेल में मूव कर गया। जब वो सेल में मूव करेगा तो डेफिनेटली जो हमारे सेल का साइज है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी जब हम हाइपोटोनिक सलाइन पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो जैसे ये सपोज ये सेल है छोटा सा है, अब हमने सलाइन एडमिनिस्टर किया, इसके अंदर जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, जो सॉल्वेंट्स है, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, एंटर हो जाते हैं सेल में, यहाँ पे एंटर होंगे और ये जो साइज है डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। सेल क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, सेल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बिगर इन साइज, स्वेलिंग हो जाती है सेल की। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो हाइपोटोनिक सलाइन जब भी हम देंगे तो जो सेल का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट इज विच मे लीड टू स्वेलिंग। अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी हाइपोटोनिक सलाइन की। सबसे पहला एग्जांपल है 0.45% सलाइन, दूसरा है हमारा D5 इन बॉडी। गाइस मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आइसोटोनिक है अगर ये बैग में है और हमारी बॉडी में है अगर हमने एडमिनिस्टर कर चुके हैं तो दिस वन इज हाइपोटोनिक। प्लीज इसको ध्यान में रखना कि बैग में आइसोटोनिक, बॉडी में हाइपोटोनिक। नेक्स्ट है हमारे पास 0.25% NaCl एंड लास्ट वन इज 2.5% डेक्सट्रोज। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे हाइपोटोनिक सलाइन के आते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस किस कंडीशन में दिया जाता है हमारा हाइपोटोनिक सलाइन। तो दोस्तों हमारे पास ये कंडीशन है, सबसे पहले आती है हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जिसको हम DKA के नाम से जानते हैं। दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन, बेसिकली कॉम्प्लिकेशन है हमारी डायबिटीज की। अनदर वन इज हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये दोनों ही डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसमें बेसिकली पेशेंट को होता क्या है, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन होती है, बहुत ज्यादा पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाता है। और फिर हमें क्या करना है, इन दोनों कंडीशंस में हम क्या करते हैं, सबसे जो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमने जो फ्लूइड है वो रिप्लेस करना है, जो फ्लूइड लॉस हुआ है, क्योंकि पेशेंट तो एक्सट्रीम डिहाइड्रेटेड है। तो हम क्या करेंगे, फ्लूइड को सबसे पहले फ्लूइड को रिप्लेस करेंगे। और फ्लूइड कैसे रिप्लेस करेंगे, बाय गिविंग हाइपोटोनिक सलाइंस। सो ये दो हैं जो इंडिकेशंस हैं कि हमने हाइपोटोनिक सलाइन कब देने हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हमने ये हाइपोटोनिक सलाइन नहीं देने हैं। तो हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो है, मैं जरा इस बोर्ड को इरेज कर रही हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि इंडिकेशंस क्या, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। तो सबसे पहली हमारे पास जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन दैट इज हमारे पास इंक्रीज्ड आईसीपी। अगर पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज्ड है और हम ऊपर से पेशेंट को ये हाइपोटोनिक सलाइन दे रहे हैं, आईसीपी तो बढ़ा ही हुआ है, हाइपोटोनिक सलाइन भी दे दिया, तो क्या किया हमने, फिर से पेशेंट का जो आईसीपी है वो और इंक्रीज कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम पेशेंट को हाइपोटोनिक सलाइन दे रहे हैं तो जो साइज का सेल का साइज है वो छोटा है, जो ऑलरेडी वो बड़ा हो जाता है, मतलब हमारा जो सेल है वो स्वेल कर जाता है। तो इसमें क्या होगा, हमने अगर ये सलाइन गलती से पेशेंट को दे दिया, ये जो उसके जो ब्रेन सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी और इंक्रीज हो जाएगा पेशेंट का आईसीपी, जिससे क्या फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है ना ब्रेन सेल्स में, तो ब्रेन टिश्यूज में, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट का आईसीपी और इंक्रीज होने के चांसेस हैं। ये कंडीशन बर्न्स एंड सेकेंड इज
ट्रॉमा। हम इन दोनों कंडीशंस में क्यों नहीं देंगे ये हाइपोटोनिक सलाइंस? क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी पेशेंट हाइपोवॉलेमिक है हमारा। अगर हम ये सलाइंस एडमिनिस्टर करते हैं तो पेशेंट को और ज्यादा हाइपोवॉलेमिया हो जाएगा, और ज्यादा हाइपोवॉलेमिक हो जाएगा। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, इस हाइपोवॉलेमिक सिचुएशन को, कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें पेशेंट को हाइपोटोनिक सलाइन नहीं देना है। पेशेंट को, हम इससे बर्न्स होते हैं तो हम पेशेंट को आरएल वगैरह देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हम हाइपोटोनिक सलाइन बिल्कुल भी ना दें। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इन हाइपोटोनिक सलाइंस के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। इसके बाद है हमारे पास साइड इफेक्ट्स ऑफ द हाइपोटोनिक सलाइन। अगर हम पेशेंट को हाइपोटोनिक सलाइन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमारे पास आ सकते हैं, या फिर किस चीज के लिए हमें बहुत ही कॉन्शियस रहना है। तो वो सबसे पहला साइड इफेक्ट है हमारे पास, जो हमारे सेल हैं, सेल लाइसिस हो सकता है, या फिर जो क्या बोल सकते हैं हम, जो सेल्स हैं वो मतलब एक्सेसिव स्वेलिंग हो रही है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो सेल क्या हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है। उस चीज का ध्यान रखना है। एंड दूसरी चीज क्या होती है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिप्लीट कर सकता है। तो ये जो दो कंडीशंस हैं, ये हैं साइड इफेक्ट्स हमारे हाइपोटोनिक सलाइन के। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोटोनिक सलाइन कि होते क्या हैं। बेसिकली क्या करते हैं, हम जब एडमिनिस्टर करेंगे तो सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसके यूजेस हैं डीकेए, हाइपर ऑस्मोलर एंड हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस में पेशेंट एक्सेसिव डिहाइड्रेटेड हो जाता है, तो हम पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेस करेंगे, तो हम हाइपोटोनिक सलाइन देंगे। किस कंडीशन में नहीं देंगे, जो पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज हुआ है उस कंडीशन में नहीं देंगे, बर्न्स वाले पेशेंट को नहीं देंगे, ट्रॉमा वाले पेशेंट को नहीं देंगे। और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, सेल लाइसिस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम डिप्लीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोटोनिक। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द हाइपरटोनिक सलाइन। गाइस, हाइपरटोनिक सलाइन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलो, तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरटोनिक सलाइन। हाइपरटोनिक जो फ्लूइड्स होते हैं, हाइपर मीन्स ज्यादा, टोनिक मीन कॉन्सेंट्रेशन, अगेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो दोस्तों, हाइपरटोनिक सलाइंस जो होते हैं उनमें क्या, जब हम वो सलाइन देते हैं उस कंडीशन में होता क्या है, जो हमारी एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है वहां पे जो सॉल्यूट्स की अमाउंट है वो क्या है, वो ज्यादा है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में सॉल्यूट्स ज्यादा है और ये जो इंट्रा सेल्यूलर स्पेस है वहां पे कम है। हम क्या करेंगे, फ्लूइड एडमिनिस्टर किया पेशेंट को, जो मोर सॉल्वेंट्स हैं, जो सॉल्वेंट्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, सेल को छोड़ने लगते हैं, वो सेल से बाहर चले जाएंगे। जब वो सेल से बाहर जाएंगे तो जो सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है आउटसाइड द सेल में। मतलब जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है वहां पे जो हमारे सॉल्यूट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करेगी, कम हो जाएगी। जब भी ऐसी कंडीशन होगी, जैसे मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आउटसाइड द सेल कम हुई, सॉल्यूट्स की आउटसाइड द सेल्स कम हो जाएगी, सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन, तो जो हमारा सेल का साइज है वो क्या करेगा, श्रिंक कर गया, मतलब वो कम हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेल कितना बड़ा है। फ्लूइड दिया पेशेंट को, तो जितने भी सॉल्यूट्स हैं ये इन्होंने क्या किया कि अंदर मूव कर गए, और इससे क्या हुआ, जो अंदर वाला पानी था वो रिमूव हो गया बॉडी से उससे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पेशेंट का जो सेल का जो साइज है वो क्या करेगा, श्रिंक कर गया, वो छोटा हो गया। ये जो हमारा सेल है इसका साइज क्या करेगा, छोटा हो जाएगा। अब आते हैं हमारे पास इंडिकेशंस। इंडिकेशन से भी पहले मैं आपको एक बार एग्जांपल्स बता देती हूँ कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो हमारा पहला है 3% NS, हमारे पास दूसरा है 10D इन वाटर, तीसरा है हमारे पास 5D इन 0.9% सेलाइन में, मतलब 5% डेक्सट्रोजन, 9% ऑफ सेलाइन, 0.9% ऑफ सेलाइन, एंड नेक्स्ट वन इज D5 इन NaCl एंड अनदर वन इज D5 इन RL। अब दोस्तों, इससे इस हाइपरटोनिक सलाइंस की सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा एक याद रखने वाली चीज क्या है कि जब भी हमने ये सलाइंस पेशेंट्स को एडमिनिस्टर करने हैं, वी नीड टू बी वेरी कॉन्शियस। हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है कि हम इनको सेंट्रल लाइन से दें। सेंट्रल लाइन बहुत जरूरी है। अगर हम ये पेरिफेरल लाइन से देते हैं तो पेशेंट को चांसेस हैं कि फ्लेबाइटिस हो सकता है, तो हमने वो चीजें अराइज नहीं होने देनी है। पेशेंट को जब भी 3% सलाइन है, जितने भी ये हाइपरटोनिक सलाइन है, ये कभी भी देने हैं तो सेंट्रल लाइन से देने हैं, हमेशा याद रखना है सेंट्रल लाइन से। एंड उससे दूसरी चीज, कभी भी ये हमें बोलस में नहीं देने हैं, बोलस बिल्कुल नहीं देना है, एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, स्लोली एडमिनिस्टर करने हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या चीज है, एक तो सेंट्रल लाइन एंड सेकेंड इज स्लो एडमिनिस्ट्रेशन।
इससे क्या होगा, पेशेंट को फ्लीबाइटिस के चांसेस कम होंगे। फ्लीबाइटिस नहीं होगा बेसिकली पेशेंट को, अगर हम इसको सेंट्रल लाइन से एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास इंडिकेशंस क्या क्या हैं, कब कब हम देंगे, हम कब। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेशंस कि किस किस कंडीशन में हमने पेशेंट को हाइपरटोनिक सलाइन देना है। तो पहला इंडिकेशन है हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया एंड सेकेंड वन इज cerebral edema. Okay, these two indications are the very important. Hyponatremia means जब हमारा सीरम सोडियम लेवल है वो 135 से कम होगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोनेट्रीमिया। और दूसरी कंडीशन है हमारी सेरेब्रल एडिमा। जब भी पेशेंट को सेरेब्रल एडिमा होता है तो हम हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं। इससे क्या होता है, जो मैंने आपको पहले ही इसकी पैथोलॉजी बता दी है कि कैसे वर्क करेगा, कि जो हमारे सॉल्यूट्स हैं ऑलरेडी इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में कम है और उसके बाद वो लीव करते हैं वहां से सेल्स, तो हमारा जो सेल का साइज है वो श्रिंक होने लगता है। डेफिनेटली अगर पेशेंट को सेरेब्रल एडिमा है, हम हाइपोटोनिक सलाइन दे रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, वहां से फ्लूइड को रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से जो हमारा सेरेब्रल एडिमा है वो रिड्यूस होने लगेगा। ओके, तो ये स्वेलिंग भी रिड्यूस होगी और फ्लूइड भी रिमूव आउट होगा। बट इसके अलावा हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि इसके कॉम्प्लिकेशंस है, फिर साइड इफेक्ट्स क्या अराइज हो सकते हैं। तो मैं आपको उनके साइड इफेक्ट्स बताऊंगी। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि जब पेशेंट को सेरेब्रल एडिमा होगा हम तब देंगे और हाइपोनेट्रीमिया होगा तब देंगे। अब सेरेब्रल एडिमा में हमने क्या किया कि सेरेब्रल एडिमा को रिड्यूस करने के लिए हमने हाइपरटोनिक सलाइन दे दिया, तो उस सलाइन ने क्या किया, वहां से फ्लूइड को रिमूव किया। जब वो वहां से सेल्यूलर फ्लूइड तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो हमारा वेस्कुलर है वहां पे फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। जब हमारा वेस्कुलर फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो चांसेस है पेशेंट को पल्मरी एडिमा होने के, तो पल्मरी एडिमा में फर्दर साइन एंड सिम्टम्स अराइज होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, ऐसे ऐसे सिम्टम्स, क्रैकल्स आ जाएंगे पेशेंट को। तो ये एक साइड इफेक्ट्स है इसके कि हमारा जो पेशेंट का फ्लूइड शिफ्ट है वेस्कुलर सिस्टम में हो जाएगा। जो फ्लूइड शिफ्ट वेस्कुलर में हो रहा है तो डेफिनेटली हमारा जो वेस्कुलर फ्लूइड है वो ओवरलोड होगा पेशेंट को और वो पल्मरी एडिमा कॉज करेगा, जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर टॉपिक। ये पूरे टॉपिक के बारे में जितना मैंने आपको बताया ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लिनिकली भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोटोनिक सलाइन, हाइपोटोनिक सलाइन, हाइपरटोनिक सलाइन। आइसो मतलब बराबर, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। तो ये मैंने साथ में इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, और अगर आप लोगों को इनमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड प्लीज गाइज, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक जरूर करें मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइज।